नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत। मैं हूं अतुल शर्मा। कारोबार जगत की तमाम खबरों पर हमारी नजर रहेगी। आपको बताएंगे क्या कुछ खास है आज कारोबार जगत में, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइन्स पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत आवास सहायता की पहली किस्त करेंगे जारी। कमजोर जनजातीय समूह को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना योजना का उद्देश्य है। स्विट्जरलैंड के दावोस में आज से 19 जनवरी तक विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का आयोजन होने जा रहा है। बैठक में आयोजित अलग अलग सत्रों में 60 से अधिक देशों और कई वैश्विक संस्थाओं के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। भारत से भी 3 केंद्रीय मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। पब्लिक सेक्टर की कंपनी ओएनजीसी ने बंगाल की खाड़ी में महानदी बेसिन के गहरे पानी वाले ब्लॉक में लगातार 2 अहम नेचुरल गैस की खोज की है। कंपनी ने उस ब्लॉक में खोज की जिसे उसने 2019 में मुक्त क्षेत्र लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत ऑक्शन के तीसरे राउंड में हासिल किया था। और सप्ताह के पहले कारोबारी दिन आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। पिछले सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन मजबूत बढ़त के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी दोनों। आज की टॉप लाइन्स आपने जानी और आज आइए पहले हम यहाँ बात करेंगे खास तौर से प्रधानमंत्री जनधन योजना को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनधन के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAY के 1 लाख अभ्यर्थियों को पहली किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर पीएम जनधन के लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। पीएम जनधन का आरंभ 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर अंतिम छोर पर मौजूद अंतिम व्यक्ति को सशक्त बनाने के प्रयासों के अनुरूप विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए किया गया है। पीएम जनधन का बजट 24,000 करोड़ रुपए का है। इसका उद्देश्य सबसे कमजोर जनजातीय समूह को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इनमें सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, बिजली, सड़क संचार जैसी सुविधा तथा टिकाऊ आजीविका अवसर उपलब्ध कराना भी शामिल है। स्विट्जरलैंड के दावोस में आज से 19 जनवरी तक विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का आयोजन होने जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं वार्षिक बैठक की थीम रीबिल्डिंग ट्रस्ट रखी गई है। बैठक का उद्देश्य सामूहिक एजेंसी को बहाल करना और नेताओं के बीच पारदर्शिता, स्थिरता और जवाबदेही के बुनियादी सिद्धांतों को मजबूत करके वैश्विक स्तर पर बेहतर सामंजस्य बनाना है। कार्यक्रम में आयोजित अलग अलग सत्रों में ग्लोबल सिक्योरिटी, ट्रेड, इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब्स, क्लाइमेट एंड नेचर एक्शन, एनर्जी ट्रांजिशन आदि पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस बैठक में 60 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के हिस्सा लेने की संभावना है। साथ ही IMF, वर्ल्ड बैंक ग्रुप और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी वैश्विक संस्थाओं के अध्यक्ष भी इस मंच पर नजर आएंगे। भारत से 3 केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव और हरदीप सिंह पुरी बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा RBI गवर्नर शक्तिकांत दास सहित देश के औद्योगिक घराने की कई प्रमुख हस्तियां इसमें हिस्सा लेंगी। और आर्थिक मोर्चे पर एक और अच्छी खबर, केंद्र सरकार की नीति और कोशिश के चलते देश से होने वाले निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। उद्योग निकाय इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के मुताबिक भारत से अमेरिका को इलेक्ट्रॉनिक का निर्यात जनवरी से सितंबर 2023 में सालाना आधार पर दोगुना होकर 6.6 अरब डॉलर का हो गया। ICA के चेयरमैन पंकज महिंद्रो ने एक समाचार एजेंसी से कहा कि यह भारत से अब तक का उच्चतम इलेक्ट्रॉनिक निर्यात है, जबकि अमेरिकी बाजार में चीन से आयातित इलेक्ट्रॉनिक की हिस्सेदारी में गिरावट आई है। ICA के चेयरमैन ने कहा कि हालिया आंकड़े अमेरिका में भारत के इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दिखाते हैं। यह चालू वर्ष में जनवरी से सितंबर में करीब 253% बढ़कर अनुमानित 6.6 अरब डॉलर हो गया, जबकि पिछले वर्ष समान अवधि की अगर बात करें तो यह अनुमानित 2.6 अरब डॉलर था। ICA के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका को भारत का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात 2018 में अनुमानित 1.3 अरब डॉलर से 300% से अधिक बढ़कर 2022 में अनुमानित 4.5 अरब डॉलर हो गया था। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार में भी 84% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जनवरी से सितंबर 2023 में यह 9 अरब डॉलर रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में अनुमानित 4.9 अरब डॉलर था। तो लगातार देखिए किस तरीके से एक्सपोर्ट जो है उसमें बढ़ावा नजर आ रहा है। लेकिन बात की जाए अगर
भारतीय बाजार की, वहां पर क्या स्थिति है, आइए उसका भी रुख कर लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी की अगर बात की जाए, क्या स्थिति आज नजर आ रही है। 24 अंकों की बढ़त के साथ आप देख सकते हैं 22,068 पर जो गिफ्ट निफ्टी है वो फिलहाल इसके शुरुआती जो आंकड़े हैं वो हमें नजर आ रहे हैं, यानी हरे निशान के साथ जो कारोबार है वो यहाँ नजर आ रहा है। इसके बाद गिफ्ट निफ्टी के बाद नजर डालेंगे खासतौर से सेंसेक्स पर भी, वहाँ की आज स्थिति जो है बनी हुई नजर आ रही है। फिलहाल 24 अंकों की जो बढ़त है वो हमने गिफ्ट निफ्टी में ज़रूर देखी। सेंसेक्स की अगर खासतौर से बात की जाए तो आप देख सकते हैं 474 अंकों की जो बढ़त है वो नजर आ रही है, जिसके बाद 73,042.50 पर जो सेंसेक्स है वो नज़र आ रहा है। और अभी तक अगर देखा जाए तो एक उच्चतम स्तर जो है वो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो फिलहाल नज़र आ रहा है। और खासतौर से इसके साथ साथ अगर निफ्टी 50 की भी बात की जाए तो यहाँ भी करीब 133.90 अंकों की बढ़त, करीब 134 अंकों की, जिसके बाद ये 22,028 पर कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। तो जान लिया आपने किस तरीके से लगातार जो शेयर बाजार की बात की जाए, भारतीय बाजार की बात करें, वो यहाँ कारोबार करते नजर आ रहे हैं। अब नजर डालते हैं टॉप गेनर्स पर। आज के जो टॉप 5 गेनर्स हैं, विप्रो टेक, HM, HCL टेक, LTIM और इन्फी, जहाँ पर आप देख सकते हैं हरे निशान के साथ जो कारोबार है वो होता हुआ नजर आ रहा है। यानी ये 5 ऐसे शीर्ष हैं जहाँ पे आप जो हरे निशान के साथ जो ज़्यादा अच्छा जो कारोबार है वो होता नज़र आ रहा है, बढ़त के साथ इनमें कारोबार हो रहा है। लेकिन जो लॉसर्स हैं वो कौन से हैं, जहाँ पे लाल निशान के साथ फिलहाल जो कारोबार है वो नज़र आया है, उन पे भी नज़र डाल लेते हैं। HDFC लाइफ की बात की जाए, आयशर मॉट की हम बात करें, बजाज फाइनेंस की बात की जाए, हिंदू यूनिलीवर की बात की जाए या नेस्ले इंडिया की बात करें, तो इन 5 में आप देख सकते हैं लाल रंग के साथ जो कारोबार है वो होता नज़र आ रहा है। यानी गिरावट के साथ हम फिलहाल देख पा रहे हैं जो कारोबार है वो इसमें दर्ज किया गया है इन 5 शेयर्स में। अब आइए बात कर लेते हैं किस तरीके से ग्लोबल मार्केट में, एशियन मार्केट की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं हरे निशान के साथ यहाँ कारोबार होता हुआ नज़र आ रहा है। निकेई की हम बात करें, हैंग सेंग की बात की जाए, कॉस्पी की अगर बात की जाए तो यहाँ भी एक बढ़त के साथ हम देख सकते हैं जो कारोबार है वो फिलहाल हमें नज़र आ रहा है ग्लोबल मार्केट में। एशियन मार्केट की अगर खास तौर से बात की जाए और निकाई में भी हमने देखा किस तरीके से ज़्यादा रहा। अब आपको बताते हैं ब्रेंट क्रूड की स्थिति क्या है। 0.25% का इजाफा है इसमें और 78.54 डॉलर प्रति बैरल ये दर्ज किया गया है। तो जाना आपने किस तरीके से जो स्थिति है वो आज क्रूड की बनी हुई है। तो ये बात हुई आज के बाजार की और उसके साथ साथ क्रूड की स्थिति भी आपने जानी, क्या स्थिति क्रूड की बनी हुई है। और फिलहाल इकोनॉमिक टुडे में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे श्री राम नगरी अयोध्या की, किस तरीके से अर्थव्यवस्था में इजाफा हो रहा है यहाँ पर, और भी कुछ खबरें, लेकिन सारी खबर इस छोटे से ब्रेक के बाद। मेरे पास ऑलमोस्ट सभी तरीके के कस्टमर्स आते हैं जो छोटा कारोबार करते हैं, दुकान वाले हैं, हाउसवाइफ्स हैं। तो वो लोग समझते हैं इस चीज़ को कि आज वो वर्किंग हैं, कल को जब वो वर्किंग नहीं रहेंगे तो उस कंडीशन पे उनका क्या होगा। तो इसीलिए रिटायरमेंट प्लान हमें पहले से ही लेना चाहिए कि हम अपने ओल्ड एज पर आकर उस रिटायरमेंट प्लान का फ़ायदा उठा सकें। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS ज़रूरी है। सर, आप बहुत लकी है कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं इकोनॉमिक टुडे और आइए बात करते हैं आज के फोकस की। देश को अगर विकसित बनाना है तो राज्यों को पहले विकसित करना ही होगा। देश को $5 ट्रिलियन की इकनॉमी अगर बनाना है तो कई राज्यों को $1 ट्रिलियन की इकनॉमी पर वहां पर काम करना ही होगा। जी हाँ, ऐसे ही उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य की अगर बात करें तो अपने स्थानीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन के स्तर पर ले जाने का प्रयास ये कर रहे हैं। श्री राम मंदिर के निर्माण के साथ ही अयोध्या उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की नई धुरी बनकर उभर रहा है और यहाँ से एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता अजय मिश्र की एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार स्थानीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। ऐसे में राज्य से होने वाले एक्सपोर्ट पर बहुत फोकस किया जा रहा है।
नई अयोध्या के निर्माण में भी विकास की इसी धारा को जोड़ करके विरासत को संभालने का प्रयास जारी है। पूरे देश में वन जिला वन प्रोडक्ट को लेकर भी सबसे ज्यादा काम उत्तर प्रदेश में ही हुआ, जिसका असर यहाँ के निर्यात के आंकड़ों पर दिखना शुरू हो गया है। बीते एक साल में अयोध्या से होने वाले एक्सपोर्ट में जबरदस्त उछाल देखा गया है। 2022-23 में अयोध्या से होने वाला एक्सपोर्ट 130% बढ़कर 254 करोड़ पर पहुंचा। 90 करोड़ से ज्यादा के बिटुमिनस कोयले का निर्यात अयोध्या से किया गया। 3000 करोड़ की लागत से 260 परियोजनाओं को विजन 2047 को ध्यान में रखकर लागू किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार डिज्नीलैंड की तर्ज पर बच्चों और युवाओं को लुभाने के लिए रामलैंड का विकास करने जा रही है। लर्निंग विद एंटरटेनमेंट की थीम पर पूरी दुनिया को रामायण के साथ जोड़ने की तैयारी है। सरकार श्री राम अयोध्या को ग्लोबल टूरिज्म हब के तौर पर विकसित करना चाह रही है। अयोध्या को जोड़ने वाले लखनऊ, गोरखपुर, अकबरपुर, गोंडा आदि जिलों पर भव्य प्रवेश द्वार बनाने की तैयारी है, जिसका नाम रामायण के पात्रों के आधार पर रखा जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विकसित भारत बनाने के लिए विकसित उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी आवश्यकता है और इसीलिए उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर अपने निर्यात पर फोकस करता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त मैं हूं महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जो कि राज्य का चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और एक राज्य में इतने बड़े चार इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब हो चुके हैं, जो कि यहां से निर्यात को और भी बढ़ावा देते हुए नजर आएंगे। स्पष्ट तौर पर विकास के साथ साथ विरासत को संभाल के रखना, ये एक नई विकास यात्रा जो उत्तर प्रदेश की शुरू हुई है, वो आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट्स या फिर यहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई तक, नए बाजार तक ले जाने में एक अहम भूमिका अदा करेगी। कैमरामैन रमाकांत शर्मा के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, श्री अयोध्या धाम। तो जाना आपने किस तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था को किस तरीके से हम कह सकते हैं मजबूती मिल रही है और खासतौर से श्री राम नगरी अयोध्या में भी हमारे संवाददाता जो हैं अजय मिश्र वो बता रहे थे किस तरीके से निर्यात जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस पर और चर्चा के लिए ये रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता अजय मिश्र का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, जानना चाहेंगे आपसे जिस तरीके से अगर बात की जाए, क्योंकि श्री राम जिस तरीके से अपनी प्रजा की देखभाल करते थे, संपन्नता की बात होती थी, शायद वही स्थिति आज फिर से नजर आ रही है, क्योंकि अयोध्या के बलबूते हम देख पा रहे हैं किस तरीके से मजबूती जो है अर्थव्यवस्था में मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकुल जी इस कार्यक्रम में मुझे शामिल करने के लिए। अयोध्या में जो अभी विकास की एक नई रणनीति पर काम हो रहा है, वो अभी तक इससे पहले कभी नहीं हुआ। एक नया मॉडल मिला है देश को कि डेवलपमेंट के साथ कैसे आप हेरिटेज को बचा करके रखते हैं, विकास के साथ कैसे विरासत को आप संजो करके रखते हैं। और अयोध्या के नए अयोध्या के बनने की जो ये कहानी है, उसने पूरे देश को, पूरी दुनिया को एक नया मॉडल दिया है। क्या होता है कि जब भी आप नए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा आपको बदलाव करना पड़ता है बेसिक कम्युनिटीज के लिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लोगों को लगता है कि जो प्राचीन व्यवस्थाएं हैं कहीं वो नष्ट तो नहीं हो रही हैं, क्या उसका जो आध्यात्मिक तत्व है वो तो नष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन ये नई अयोध्या है और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य रखा है, उसकी अगर आप उत्तर प्रदेश को परिभाषित करने की कोशिश करें तो ये भगवान श्री राम की धरती है, भगवान श्री कृष्ण की धरती है। काशी में भगवान शिववास करते हैं और यहाँ के जो अनेक तीर्थ हैं, चाहे वो प्रयागराज संगम हो, नैमिषारण्य हो, आपके या फिर वृंदावन हो, इन सभी तीर्थ स्थलों का विकास करना ही प्रदेश के विकास में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो जिस तरह से आपने देखा कि हेरिटेज टूरिज्म पर फोकस किया गया, भारत दर्शन जैसी योजनाओं को केंद्र सरकार ने लागू किया, काशी तमिल संगम जैसी योजनाओं को लागू कर रहे हैं, तो उसका असर जमीन पर दिखा है कि ये नया मॉडल है अयोध्या का। और हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पे कौन से नई चीजें हुई हैं और आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में खासतौर पर अयोध्या में बहुत सारे ऐसे मॉडल्स को अपनाया गया जो अभी तक पूरी देश के किसी भी हिस्से में नहीं देखा गया। और मैं डिटेल में हम लोग इस पे आगे चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल। और इसमें अगर महत्वपूर्ण योगदान देखा जाए जी तो कहीं ना कहीं जो कनेक्टिविटी है, प्रधानमंत्री अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि बेहतर कनेक्टिविटी हमें पहले प्रदान करनी होगी और इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये सभी जो है अब हमें दिखने लगी हैं, नजर आने लगी हैं। तो लक्ष्य ये है कि कम से कम 1 से 1.5 लाख लोग रोजाना अयोध्या में आएंगे। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का अयोध्या में आना और उनको संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसलिए क्या किया सरकार ने कि पहले अयोध्या को सड़क जो कि बहुत सकरी होती थी, उनको पहले 4 लेन 6 लेन किया गया। बहुत सारे हाईवेज बनाए गए, लखनऊ से अन्य जिलों से हाईवेज का निर्माण किया गया, एयरपोर्ट बनाया गया।
नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया, उसके साथ में ही नया बस अड्डा बनाया गया और नया रेलवे स्टेशन बनाया गया। तो ये जो तीनों मोड है, सड़क, रेल और हवाई यात्रा, और उसके साथ सबसे बड़ी खासियत है कि वाटर मेट्रो, चेन्नई में पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। आप देखिएगा कि अयोध्या देश में दूसरा जिला होगा जिसमें आपको वाटर मेट्रो चलती हुई नजर आएगी, और इस परियोजना की भी शुरुआत जल्दी होने वाली है। तो चारों परिवहन के रास्ते उनको दुरुस्त किया गया है, और जिस तरह से वहां पर विकास होगा, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वहां के विकास में एक नए युग का सूत्रपात करता हुआ जरूर नजर आएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और इसके साथ साथ क्योंकि जो ये तमाम ऐसे बड़े राज्य हैं जो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में जिनका योगदान ज़्यादा रहता है, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, महाराष्ट्र की बात करें या दक्षिण भारत के कुछ एक राज्यों की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं अब फोकस यही है कि कैसे राज्य स्तर पर भी उतना ही जो विकास की गति है उसको बढ़ावा मिले और उसके बाद हम अपना जो लक्ष्य है उसको हासिल कर पाएँ। तो बिना राज्यों के विकास के देश का विकास हो नहीं सकता। बिल्कुल। और इसलिए आपको एक बड़ी रोचक जानकारी मैं दूं कि अयोध्या पूरे देश का पहला ऐसा शहर है जिसको GIS बेस्ड मास्टर प्लान के आधार पर बनाया गया है। 2047 के लक्ष्य के साथ मास्टर प्लान तैयार किया गया है और उस पर लगातार काम चल रहा है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि जिसका वायदा उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र ने किया था, वो एक नई अयोध्या लोगों के सामने बनकर के तैयार है। साउथ एशिया में ये पहला शहर है, फिर से नोट कीजिए, साउथ एशिया में पहला शहर है जिसने अपने यात्रियों को थर्मल कंफर्ट देने के लिए MOU साइन किया है बेल्जियम यूनिवर्सिटी के साथ में। मतलब अगर कोई अयोध्या आता है तो उसको ठंडी नहीं लगेगी, उसको शीतलहर का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए नगर निगम ने अलग अलग जगहों का चुनाव किया है, वहां पर लकड़ियां पहुंचाई जाती हैं, रात भर अलाव जलाए जाते हैं, और हम खुद उसके प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं कैसे लोगों को फायदा होगा। अब आप सोचिए कि अगर 1.5 लाख लोग आते हैं किसी भी शहर में, तो जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, जो वहां पर गंदगी होती है, क्योंकि लोग नहाएंगे, अपनी नित्य क्रिया करेंगे, तो जो उसमें मल निष्कासन होगा, उसके अपशिष्ट प्रबंधन की जो व्यवस्था है वो भी बहुत ही जबरदस्त है। और पूरा तरह से अंडरग्राउंड ये जो मैनेजमेंट सिस्टम है, STP का सिस्टम, जिसे आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं, सेकेंडरी स्टेज के और टर्शरी स्टेज के, वो लगाए गए हैं। और आर्टिकल्चर को तो प्रिवेंट किया ही जा रहा है। 148 स्थलों का निर्माण किया जा रहा है। और आप देखिएगा कि अल्टरनेटिव जो मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं, जैसे कि हाइड्रोपैथी हुआ, नेचुरोपैथी हुआ, उसका भी एक बड़ा सेंटर अयोध्या में बनने जा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी, अगर मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा कि गुजरात में एक जगह है ढोलेरा, मुकुल, और आपको जाना चाहिए, वहां पर जमीन इतनी खराब है कि आप वहां पे जमीन में नमक होता है और वहां पे कोई खेती नहीं होती। आज मोदी जी ने कहा कि भाई यहाँ पे कोई खेती नहीं होती है, तो अब हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे, और ढोलेरा गुजरात का सबसे बड़ा, सबसे पहला स्मार्ट सिटी बनकर के तैयार हुआ है। और वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी बढ़ी कि अचानक जमीन के दाम बढ़ गए। अयोध्या में भी वही हुआ, क्योंकि आप एक नया मॉडल लेकर के आ रहे हैं, आप नए मेडिकल सेंटर लगाएंगे, तो क्या होता है कि जो रियल एस्टेट की कॉस्ट है पिछले 5 सालों में 10 गुना बढ़ गई है। तो यहां से इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होती है। और जिस तरह से लोगों को कहा गया है कि अगर आपके पास 2 कमरे हैं तो आप उसको किराए पे दे सकते हैं और 1500 रुपए रोजाना कमा सकते हैं। तो आप सोचिए, एक दिन में 1500 रुपए अयोध्या के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सपना था, और अब अगर वो 40,000 45,000 घर बैठे कमा सकते हैं, आप सोचिए वहां की स्थानीय अर्थव्यवस्था को कितना फायदा। जी बिल्कुल, बूंद बूंद से सागर बनता है, और कोई वैसी स्थिति हम फिलहाल देख सकते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी अलग अलग राज्य जो है उनका योगदान नजर आ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अजय मिश्री हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो जाना आपने किस तरीके से जो राज्य स्तर पर जब बात की जाती है और उसमें भी श्री राम नगरी अयोध्या जो कि एक मजबूत स्थिति में है, और इसको जिस तरीके से अब इसका पुनर्विकास जो हो रहा है वो 2047 के एक विकसित भारत के तहत हम मान सकते हैं कि किस तरीके से होना चाहिए, उन तमाम मानकों का ख्याल रखा गया और उसी के तहत जो बदलाव है यहाँ नजर आ रहा है। फिलहाल हम यहाँ रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए DD न्यूज़ पर। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा। पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। NPS में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ, और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000,
11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इकोनॉमी टुडे में। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे श्री राम नगरी अयोध्या की। जी हां, श्री राम अयोध्या को दुनिया का सुंदरतम शहर बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी दिशाओं में प्रयास किया है। नगर निगम अयोध्या ने 22 जनवरी की प्रतिष्ठा समारोह से पहले 5,000 श्रमजीवियों को विशेष स्वच्छता अभियान में नियुक्त किया है, जो दिन रात अयोध्या को चमका रहे हैं। नगर निगम के कदमों पर अपर नगर आयुक्त वागीश शुक्ला से बात की संवाददाता अजय मिश्र ने। श्रीधाम अयोध्या से हम कुछ तस्वीरें आपके लिए लेकर के आए हैं। मेरे पीछे आप देखिए बहुत ही घना कोहरा छाया हुआ है, लेकिन बावजूद इसके कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है अयोध्या धाम में। यहाँ पर देश के कोने कोने से तीर्थयात्रियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। पूरी रात लोगों के आने का सिलसिला जारी है सरयू में स्नान करने के लिए। लेकिन अयोध्या नगर निगम ने विशेष तैयारियां की हैं लोगों की सुविधाओं के लिए। हमारे साथ अपर नगर आयुक्त वागीश शुक्ला जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या क्या इस कड़ाके की ठंड में लोगों को क्या क्या सुविधाएं आप पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं? और सफाई तो हम देख रहे हैं कि हर जगह ज़बरदस्त है। जैसा कि आपको विदित है कि 22 जनवरी एक ऐतिहासिक क्षण होने जा रहा है, उसको दृष्टिगत रखते हुए देश के कोने कोने से श्रद्धालु आ रहे हैं, तो विशेष रूप से सफाई का ख्याल रखा जा रहा है कि जिस तरीके से हम एक अपने शहर को एक अच्छा स्वच्छ रख पाएँ। इसके लिए जो हमारे नियमित कर्मचारी 1,500 कार्य कर रहे हैं, उसके अलावा 1,500 कर्मचारी और सैंक्शन हुए हैं जो कि अभी 24 घंटे सफाई करेंगे। ये 3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं और अभी हम लोगों ने 2,000 का और सैंक्शन लिया है। इस तरीके से पूरे शहर को 24 घंटे स्वच्छ रखने के लिए 5,000 से ऊपर कर्मचारी लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने 30 जनवरी को यहाँ पर जनता से आह्वान किया कि जब करोड़ों लोग आएंगे 22 जनवरी के बाद, तो सभी जनता को भी कर्तव्य बोध के तौर पर यहाँ पर अपनी अयोध्या को पूरी दुनिया में स्वच्छ अयोध्या और मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं सबसे क्लीनेस्ट, सबसे सुंदरतम शहर बनाना है। तो कैसे हो पाएगा और कर्तव्य के तौर पर नागरिकों से क्या अपील होगी? इसके लिए हमारे नगर निगम के द्वारा जो सफाई अभियान चलाया जा रहा है, इसके साथ साथ उनकी जन सहभागिता बढ़ाने के लिए भी लगातार कार्यक्रम आईसी के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत प्लास्टिक मुक्त अभियान, इसलिए बहुत पे विशेष फोकस किया गया है। इसमें करीब 30 मशीनें लगाई जा रही हैं, वेंडिंग मशीनें, जिसमें आप जो है 10 रुपये का कॉइन डाल करके बैग ले सकते हैं कपड़े का, जिससे कि प्लास्टिक मुक्त करने की दिशा में हम लोग जो है सफल हो सकें। एक बड़ी अच्छी बात यह है कि शायद एशिया का पहला शहर होगा अयोध्या जहां पर आपने विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया है वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और कैसे 1-1.5 लाख लोग जब आएंगे तो जो मल निष्कासन होगा पूरे अयोध्या में, उसको निस्तारित करने के लिए क्या योजना है? इसके लिए हमारे यहाँ FSTB प्लांट है, STB प्लांट लगे हुए हैं, जिससे कि हमारे पास 8-10 से गाड़ियाँ यहाँ पर नगर निगम के पास हैं, जो कि फिगर स्लस को यहाँ से ले जाकर के ट्रीटमेंट करेंगी, जिससे इधर उधर गंदगी न फैले और स्वच्छ बना रहे। अंतिम सवाल, इससे हमने कई जगह जब जायज़ा लिया पूरी रात अयोध्या का, तो आपने रैन बसेरे का भी इंतजाम किया है, निःशुल्क व्यवस्था जो कि तीर्थयात्रियों के लिए है। कितनी जगह रैन बसेरे बनाया जा रहा है और कितनी टेंट सिटीज़ और भी शायद आप बनाने जा रहे हैं, जिससे एक टेम्प्रेरी शेड मिल पाए लोगों को? अभी जो नगर निगम के द्वारा बनाया जा रहा है वो 5,000 व्यक्तियों के लिए निःशुल्क रैन बसेरा है, जो अभी यहीं पास में ही आप देख रहे हैं, हनुमान गुफा भी बना हुआ है, एक साकेत पेट्रोल पंप पे बना हुआ है और एक पास में इधर ही बना हुआ है। तो 3 स्थान अभी चिन्हित किए गए हैं जहाँ की लगभग काम पूरा होने को है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25 से 30,000 लोगों के लिए और बनाने का निर्देश दिया गया है, जो दूसरे विभाग के द्वारा कराया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नगर निगम ने जो पूरी तैयारियां हैं, आप देख रहे हैं कि उसका असर स्वच्छ अयोध्या पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और ये जो धर्मपथ आप देख रहे हैं सजने लगा है, संवरने लगा है, तीर्थयात्रियों का स्वागत करिए। और ये लगातार जो प्रयास है वो केवल 22 जनवरी ही नहीं बल्कि उसके बाद भी नगर निगम का ये ज़बरदस्त प्रयास लगातार जारी रहेगा। कैमरामैन रमाकांत शर्मा के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, श्रीधाम अयोध्या। तो देखा आपने किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, और ये जो चमक है सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं बल्कि इसका जो प्रभाव है, जो उसका प्रकाश है वो अर्थव्यवस्था पर भी हमें नजर आता है। और आइए नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और खबरों पर फटाफट अंदाज में। निवेशकों ने अयोध्या में आतिथ्य क्षेत्र में बड़े निवेश के लिए विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। अयोध्या का श्री राम मंदिर धार्मिक पर्यटन के लिए अपार संभावनाएं प्रदान करता है। प्रसिद्ध होटल ब्रांड अयोध्या में अपनी शाखाएं स्थापित कर रहे हैं और वर्तमान में शहर में लगभग 50 प्रमुख होटल निर्माण परियोजनाएं चल रही हैं।
पब्लिक सेक्टर की कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने बंगाल की खाड़ी में महानदी बेसिन के गहरे पानी वाले ब्लॉक में लगातार 2 अहम नेचुरल गैस की खोज की है। कंपनी ने ब्लॉक MNDWHP 2018/1 में खोज की, जिसे उसने 2019 में मुक्त क्षेत्र लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत ऑक्शन के तीसरे राउंड में हासिल किया था। पिछले साल कई कंपनियों के IPO लॉन्च हुए थे। इनमें से कई में निवेशकों को बम्पर मुनाफा हुआ था। अब इस साल भी बहुत सी कंपनियां अपने IPO लेकर आ रही हैं। कुछ कंपनियों के IPO इस महीने की शुरुआत में खुले हैं। इस सप्ताह 5 कंपनियों के IPO खुलने जा रहे हैं। विमानन कंपनी गो फर्स्ट के लेनदारों ने इस कंपनी के अधिग्रहण के लिए वित्तीय बोली की समय सीमा 31 जनवरी तय की है। गो फर्स्ट ने मई में दिवालिया संरक्षण के लिए आवेदन किया था, लेकिन लेनदार नया निवेशक पाने में नाकाम रहे। इसके बाद हाल में इस कंपनी के विघटन पर विचार किया गया। बच्चों के उत्पादन वाले ब्रांड फर्स्ट क्राई की मूल कंपनी ब्रेन ब्रीज सॉल्यूशंस की योजना सऊदी अरब में अपना परिचालन बढ़ाने की है, जहां शिशु देखभाल उत्पादों पर औसत खर्च भारत के मुकाबले करीब 8 गुना है। सॉफ्टबैंक समर्थित फर्म ने दिसंबर में विवरणिका का मसौदा जमा कराया था और वह IPO से मिलने वाले 155 करोड़ रुपए का इस्तेमाल खाड़ी देश में परिचालन के विस्तार पर करेगी, जहां पहले से ही वह अग्रणी कंपनी है। प्रमुख अस्पताल कंपनी फोर्टिस तेजी से वृद्धि के लिए 250 से 300 बेड वाले अस्पतालों का अधिग्रहण करने की तैयारी कर रही है। साल 2018 में मलेशिया की IHH हेल्थ केयर में 31% हिस्सेदारी खरीदने के बाद बेड अधिग्रहण के मामले में फोर्टिस धीमी गति से आगे बढ़ रही है। कंपनी अपने कारोबार संचालन को मजबूत करने के साथ ही दूसरे सुधारों पर भी ध्यान दे रही है। तो आज के लिए इकोनॉमी टुडे में बस इतना ही। आगे देखिए न्यूज़ 10 भावना के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।